हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग जो कल टॉपिक शुरू किया था कि डीसी बायसिंग किस तरह से हम एक एम्पलीफायर के केस में करते हैं, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट टाइम पे ये देख लिया था कि जो हमारे डीसी बायसिंग के सर्किट्स होते हैं वो इस तरह कुछ चार तरह के हम यूज करते हैं। एक फिक्स बायस सर्किट था, दूसरा कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट था, तीसरा एमिटर बायस सर्किट है और हमारा चौथा पोटेंशियल डिवाइडर बायस है। तो इन्हीं चारों सर्किट्स को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। स्टार्ट करेंगे फिक्स बायस सर्किट से। फिक्स बायस सर्किट की डिजाइन किस तरह से होता है, देखो ध्यान से। हमारा फिक्स्ड बायस सर्किट, ठीक है। तो फिक्स बायस सर्किट को अगर नॉर्मली एक बनाना चाहें एम्पलीफायर के फॉर्म में तो कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें एक ये आरडी लगा होता है, सॉरी आरसी लगा होता है, साथ में ये हमारा वीसीसी, एक आरबी बेस रेजिस्टेंस, इसके साथ में जो हमारा ग्राउंड है, एक कैपेसिटर के साथ में हम इसमें एसी सोर्स को जोड़ देते हैं, ठीक। ये हमारा वी इन है, ये C1 इधर लगा होता है, C2 और यहाँ पर हमको मिलता है V आउटपुट एक्सटर्नल, ठीक। ये हमारा C2। जब हम बात करते हैं किसी भी एक फिक्स बायस सर्किट की, तो फिक्स बायस सर्किट का ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें दो रेजिस्टेंस, ये हमारा आरबी और आरसी यूज हुआ है, ये हमारा वीसीसी लगा हुआ है, एक ट्रांजिस्टर, इस तरह से दो कैपेसिटर्स की सहायता से इसको हम बनाते हैं। अब बात करते हैं, अगर हम एक इसकी डीसी बायसिंग करना चाहते हैं, डीसी एनालिसिस करना चाहते हैं, तो देखेंगे अगर डीसी एनालिसिस की बात करें, डीसी एनालिसिस, तो डीसी एनालिसिस में होता क्या है कि जो सारे के सारे हमारे एसी सोर्स होते हैं, एसी सोर्स हमारे जीरो कर देते हैं हम लोग, और जो भी हमारी कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है एक्ससी, उसकी वैल्यू जो होती है 1/2 पाई एफसी। और डीसी केस में फ्रीक्वेंसी जीरो, यानी ये होता है हमारा इनफाइनाइट, और ये इसका मतलब क्या है, ये हमारा ओपन सर्किट है। तो अगर ये ओपन सर्किट है तो जो इसका डीसी इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, डीसी इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा, डीसी इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक। डीसी इक्विवेलेंट सर्किट किस तरह से बनेगा, ध्यान से देखो। ये हमारा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ठीक। ये हटा दो, ये C1 हटा दो, C2 हटा दो, क्या बचेगा, ये RB, ये RC, सॉरी ये RC, ये RB, यहां पे जा रही है मेरी IB और यहां जा रही है IC, ठीक। यहां जा रही है IE, ठीक। तो ये हमारा हो गया डीसी इक्विवेलेंट सर्किट। नॉर्मल बस हमें करना क्या, C1 C2 हटा देना और C1 C2 को हमें शॉर्ट सर्किट कर देना है, सॉरी ओपन सर्किट कर देना है, और हमारा जो भी इनपुट सिग्नल हमने लगाया हुआ है उसको हमें हटा देना है। तो ये एक नॉर्मल सर्किट बन गया। अब करेंगे क्या, इसमें जो इनपुट साइड है यानी VC से लेके ये हमारी पूरी इनपुट साइड है, इसमें हम केवीएल इक्वेशन लगाएंगे। केवीएल इक्वेशन लगाने पर देखो जो हमें इक्वेशन मिलेगी, बनेगी कुछ VCC, ये जो टोटल था वो हमारा IC में, सॉरी IB RB में ड्रॉप हुआ है, RB के क्रॉस ड्रॉप, और VBE हमारा B, ये E, ये C, BE के क्रॉस ड्रॉप जो होता है VBE, जो कि हमारा ऑलमोस्ट सिलिकॉन केस में 0.7 होता है, ये बन गया। यहाँ से अगर अपन IB की वैल्यू लिखें, IB की जो वैल्यू आएगी वो आएगी VCC माइनस VBE अपॉन RB। बात क्लियर। अर्थात अगर हम IC की वैल्यू, पहले इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये आ गई हमारी IB। इसका मतलब क्या है कि जो IB है वो VCC तो कांस्टेंट है और VBE भी हमारा कांस्टेंट है, बट जो RB है, जो IB की वैल्यू है प्योरली RB पे डिपेंड कर रही है। दैट मींस अगर हम RB की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो पूरा का पूरा सर्किट चेंज होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, IB प्योरली बेस्ड ऑन द IB प्योरली बेस्ड ऑन द RB। इसका मतलब है ये अगर एक फिक्स RB के लिए IB हमारा फिक्स होता है, इसी वजह से बोलते हैं इसको फिक्स्ड बायस सर्किट। क्यों बोल रहा है, क्योंकि अगर फिक्स RB के लिए IB हमारा फिक्स होगा, दैट मींस इसको बोलेंगे फिक्स बायस सर्किट। तो अगर IC की बात करें, तो IC की अगर हम बात करें तो IC किस तरह से लिखते हैं, IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB, यानी जो भी हमारा IC आएगा वो आएगा बीटा टाइम्स IB, बीटा इनटू दिस, यानी IC जो आ रहा है वो बीटा डिपेंडेंट आ रहा है। कल बात क्या करी थी, तीन फैक्टर देखे थे, एक हमारा टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए, दूसरा बीटा पे क्या फर्क पड़ता है, और तीसरा हमने देखा था स्टेबिलिटी फैक्टर, याद है ना। तो अगर हम IC की बात करें तो IC हमारा प्योरली बीटा डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है, इस सर्किट का हम यूज अच्छे से नहीं कर सकते। बेसिकली ये जो सर्किट है वो रेयरली यूज होता है। इसका क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि पहली बात तो बीटा डिपेंडेंट है। दूसरी चीज, अगर हम फुल इक्वेशन इसका लिखें तो IB इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स ICU। इसमें कोई दिक्कत,
यानी भी इस पर भी डिपेंड करता है। अब अगर बात करें टेम्परेचर डिपेंडेंसी क्या है, तो अगर बात करें कि टेम्परेचर सपोज हमने इंक्रीज किया, अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ध्यान से देखो आईसी की वैल्यू इंक्रीज होती है, क्या बोल सकते हैं आईसीओ की वैल्यू इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंस होती है हमारी जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है, थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी चार्ज की वजह से फ्लो करती है। अगर आईसीओ इंक्रीज करेगा दैट मींस आईसी इंक्रीज करेगा, और अगर आईसी इंक्रीज करेगा तो फिर इसके बाद फिर से हमारा जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज करेगा, और इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा और ट्रांजिस्टर हमारा बेकार हो जाता है। इसी वजह से बेसिकली हम इसको यूज नहीं करते। कुल मिला के हमारा जो आईसी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, यानी अगर टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आईसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसलिए इस सर्किट को हम यूज नहीं कर सकते हैं। बात क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक रीजन क्या था कि बीटा पे डिपेंड करेगा जो आईसी की वैल्यू आएगी, दूसरा क्या है टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। तीसरी चीज अगर बात करें कि इसमें आईबी की अगर वैल्यू पुट करें, दस देखो इधर से सॉल्व कर रहे हैं, यानी आईसी जो आएगा वो आएगा बीटा टाइम्स आईबी की वैल्यू क्या है वीसीसी माइनस वीबीई अपॉन आरई सॉरी आरबी प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स आईसीओ। ध्यान से देखो अगर हम इसको आईसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये वाली क्वांटिटी हो जाएगी 1, ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स आईसीओ डीआईसीओ बाई डीआईसी यानी 1 बाई एस, यानी एस की वैल्यू जो यहां से आ जाएगी दैट इज 1 प्लस बीटा। और आप एक बात जानते हैं कि जो भी हमारा बीटा होता है वो काफी लार्ज होता है ट्रांजिस्टर के लिए, बीटा जो होता है काफी लार्ज होता है, दैट मींस एस जो आएगा वो काफी लार्ज आएगा। बट हमने क्या बताया था कल कि जो एस होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए अगर हमें ट्रांजिस्टर को एक फेथफुल एम्पलीफायर के रूप में यूज करना है। अगर एक ट्रांजिस्टर को फेथफुल एम्पलीफायर के रूप में यूज करना है तो बी जो एस है एस शुड बी लेस। बात क्लियर? एस हमारा लेस होना चाहिए, बट इसके हिसाब से क्या आ रहा है एस हमारा काफी ज्यादा आ रहा है। तो तीनों फैक्टर है कुल मिला के, बीटा डिपेंडेंसी वो भी आ रही है इसमें, टेम्परेचर डिपेंडेंसी वो भी आ रही है, स्टेबिलिटी फैक्टर वो भी ज्यादा आ रहा है। तो कुल मिला के इस तुम्हारे कोई काम का रहा नहीं। फिर भी इसमें हम क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं उनको भी समझ जाते हैं। कुल मिला के अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें केवल जो सर्किट है वो काफी सिंपल बना हुआ है, बट उसका तो कोई फायदा नहीं, सर्किट सिंपल बना लो और उसका यूज ना हो, वैसा तो हो नहीं सकता है। तो ये इसका एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या है, हम केवल एक बायसिंग सॉरी आरबी को ही यूज करके हम इनपुट बायसिंग पूरी कर लेते हैं, बाकी में किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। ठीक, ये भी फायदा, बट इन तरह के फायदों का कोई लाभ नहीं है हमारे पास। तो कुल मिला के जो ये सर्किट है दैट इज रेयरली यूज सर्किट। कुल मिला के ये सर्किट हमारा कम से कम यूज होने वाला सर्किट है। इतनी बात आपको क्या समझ आ रही है? अगर समझ आ रही है तो प्लीज अभी के अभी लाइक करो वीडियो को और शेयर कर दो अभी के अभी जस्ट। ठीक, यहां तक बात क्लियर। अब बात करते हैं इसकी लोड लाइन पे। लोड लाइन अपन किस तरह से प्लॉट करेंगे, ध्यान से देखो। लोड लाइन की अगर बात करें तो इसमें जो आउटपुट इक्वेशन लिखेंगे, आउटपुट इक्वेशन क्या लिखेंगे, वीसीसी माइनस आईसीआरसी माइनस वीसीई इज इक्वल टू 0, या लिख सकते हैं आईसी इज इक्वल टू माइनस वीसीई बाई आरसी प्लस वीसीसी बाई आरसी। वही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। कुल मिला के अगर आईसी की वैल्यू 0 करेंगे तो वीसीई इज इक्वल टू वीसीसी आ जाएगा, और वीसीई की वैल्यू 0 करेंगे तो आईसी इज इक्वल टू वीसीसी बाई आरसी आ जाएगा। यानी अगर लोड लाइन हम बनाना चाहें तो लोड लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। ये अगर हमारा एक पर्टिकुलर आईवी के लिए हमें ग्राफ पता है तो ये हमारी बन गई आई लोड लाइन, ठीक है ना। इधर हमारा वीसीई, इधर हमारा आईसी, ठीक है। ये पॉइंट जो आएगा ये होगा हमारा वीसीसी, ये जो पॉइंट आएगा ये हमारा होगा वीसीसी बाई आरसी, ठीक है ना। ये हमारा होता है क्यू पॉइंट। बात क्लियर? कुछ चीजें इसमें एक्स्ट्रा और भी ऐड ऑन कर सकते हैं कि सपोज दैट हमने क्या किया, ये फिक्स आईवी थी, हमने आईवी की वैल्यू को चेंज कर दिया, कुछ बढ़ा दिया, तो आईसी की वैल्यू भी कुछ इस तरह से बढ़ेगी, यानी क्यू पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी मान लो अगर घटा दें आईवी की वैल्यू तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, यानी क्यू पॉइंट को नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर आईवी बढ़ा रहा है तो क्यू पॉइंट कुछ इस तरह से शिफ्ट हो रहा है। बात क्लियर है ना। अब सपोज दैट अपन बात करें कि आरसी की वैल्यू को चेंज करें, अगर आरसी की वैल्यू को अपन घटाएंगे या बोल सकते हैं आरसी की वैल्यू को मान लो बढ़ा दिया, तो आरसी की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो टोटल क्वांटिटी घटेगी, यानी स्लोप कुछ नीचे की तरफ आएगी। अगर ये ग्राफ अपन बनाना चाहें, अगर ये ग्राफ कुछ इस तरह से बना हो, इस तरह से था, तो मान लो हमने आरसी की वैल्यू को या चेंज कर दिया, मान लो घटा दिया, ये हमारा R1 था मान लो, तो जो R2 रखा वो बड़ा रखा है, R2 इज ग्रेटर देन R1। इसके लिए जो हमारी लोड लाइन आएगी कुछ इस तरह से जाएगी, यानी क्यू पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। बात क्लियर है ना, क्योंकि अगर R2 हमारा बड़ा होगा तो पूरी क्वांटिटी छोटी होगी, यानी नीचे आ जाएगा कुछ पॉइंट, ठीक है, नीचे आ जाएगा, इसका मतलब क्यू पॉइंट भी शिफ्ट हो जाएगा। क्यू पॉइंट कुछ इस तरह से शिफ्ट हो रहा है इसमें।
तो इस तरह से आप इफेक्ट्स देख सकते हैं कि किस तरह से हम पैरामीटर्स को चेंज करके क्यू पॉइंट पे किस तरह से इसका इफेक्ट पड़ता है उसको हम गवर्न इजीली कर सकते हैं। आप और भी इसके देख सकते हैं कि अगर वीसीसी को चेंज करें तो क्या इफेक्ट पड़ता है, या आप खुद से भी थोड़ी एनालिसिस कर सकते हैं। बात क्लियर है? तो ये बात हो गई हमारी फिक्स बायस सर्किट की। अगला जो हमारा सर्किट है दैट इज कौन सा है? कलेक्टर टू बेस बायस। अब देखो कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट को अपन किस तरह से यूज करते हैं, देखो ध्यान से। कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट, अगर इसका अपन जनरल एक सर्किट बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से बनता है। बेसिकली करना क्या होता है, जो कलेक्टर टर्मिनल है इसको बेस से जोड़ देते हैं अपन इस तरह से, तब इसको बोलते हैं कलेक्टर टू बेस बायस। इस तरह से ठीक, ये हमारा V इनपुट हो गया, छोटा कर लेते हैं सर्किट। ये V इन हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये RB हो गया, ये RC हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे IC होगी, ये हमारी IB जा रही होगी, और जो टोटल आ रही होगी यहाँ IC गई, यहाँ IB गई, तो टोटल आ रही होगी IB प्लस IC। बात क्लियर है? ये होता है हमारा एक कलेक्टर टू बेस बायस। अगर हम सर्किट बनाना चाहे तो कुछ इस तरह का सर्किट दिखता है, कलेक्टर से बेस की डायरेक्ट बायसिंग कर देते हैं अपन। बात क्लियर? तो अगर अपन डीसी एनालिसिस इस सर्किट की करें तो डीसी एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं, ध्यान से देखना। डीसी एनालिसिस करेंगे तो डायरेक्ट लिख नहीं दे बार बार कि भाई एसी सिग्नल जीरो, कैपेसिटर हमारा शॉर्ट सर्किट, डायरेक्ट इसी में करते हैं। चलो देखो ध्यान से, अगर डीसी बायसिंग करना इसका मतलब कलेक्टर क्या क्या करना है, शॉर्ट सर्किट यानी ये सॉरी ओपन सर्किट, ये वहां से खत्म करके ये हमारा हटा दो तो बिल्कुल काम खत्म। देखो ये बिल्कुल हट गया, यहां से कैंसल। दूसरी चीज ये शॉर्ट सर्किट हट गया, सॉरी ओपन सर्किट, इस तरह का सर्किट बचा। ये हमारा डीसी इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। अब डीसी इक्विवेलेंट सर्किट बन गया है, इसको लिख लेते हैं, ये हमारा डीसी इक्विवेलेंट सर्किट है। ठीक, अब ध्यान से देखो हम करेंगे क्या इसमें। ये हमारा बेस, ये कलेक्टर, ये मीटर। ठीक, इनपुट साइड में पहले हम केवीएल इक्वेशन लगाते हैं। तो पहले इनपुट साइड में वीसीसी माइनस आईबी आरबी, सॉरी ये छूट गया, आरसी इंटू आईबी प्लस आईसी, जो इसमें करंट आ रही, फिर इधर मुड़ जाओ, माइनस आईबी इंटू आरबी, नीचे आओ, माइनस बीबीई इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत? तो ध्यान से देखो यहां से क्या आ जाएगा इक्वेशन, ये हो गया हमारा वीसीसी माइनस बीबीई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं और आईसी और आरसी को एक काम करते हैं इसी तरफ रखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस आईसी आरसी, करेक्ट है। और यहां पे हो जाएगा, जब इधर जाएगा तो बचेगा इसमें आईबी कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा आईबी आरसी प्लस आरबी, और जब इसको अपन डिवाइड कराएंगे इधर आके तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा आरसी प्लस आरबी। यहां तक बात क्लियर? ये हो गई हमारी आईबी की इक्वेशन। तो सिमिलरली जो आईसी आएगा, आईसी विल बिकम बीटा टाइम्स आईबी, ठीक है ना। कुल मिला के बीटा डिपेंडेंट तो आ रहा है, उसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, ठीक। बट देखते हैं क्या टेम्परेचर डिपेंडेंसी भी है। तो अगर टेम्परेचर डिपेंडेंसी में चेक करनी है तो ध्यान से देखो, अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आईसीओ की इंक्रीज यानी लीकेज करंट इंक्रीज होगी, लीकेज करंट इंक्रीज होगी तो आईसी इंक्रीज होगी। अगर आईसी इंक्रीज हो रही तो ध्यान से देखो, आईसी अगर इंक्रीज हो रही तो ये पूरी क्वांटिटी इंक्रीज होगी, यानी आईसीआरसी इंक्रीज होगा। आईसीआरसी इंक्रीज होगा तो ध्यान से देखो आईबी डिक्रीज होगा, और आईबी डिक्रीज होगा ध्यान से देखो आईसी फिर से डिक्रीज हो जाएगा। कुल मिला के हमने किया क्या, हमने इनिशियली टेम्परेचर बढ़ाया, आईसीयू बढ़ा तो आईसी बढ़ गया, आईसी बढ़ा तो ये ड्रॉप बढ़ गया, अगर ये ड्रॉप बढ़ा तो आईबी डिक्रीज हो गया, आईबी डिक्रीज हो गया तो हमारा आईसी भी डिक्रीज हो गया। तो हमने यहाँ पे तो आईसी बढ़ रहा था बट यहाँ से आईसी डिक्रीज हो गया। तो कुल मिला के जो पूरा का पूरा आईसी है वो कंट्रोल्ड है, वो नहीं चेंज हो रहा है, कांस्टेंट एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है ना, या बोल सकते हैं स्टेबलाइज्ड है, ठीक। तो कुल मिला के जो आईसी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी एक फायदा तो हमें इसमें मिल गया क्या, कि टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी जो आईसी की थी वो खत्म हो गई, टेम्परेचर डिपेंडेंसी जो थी वो आईसी की खत्म हो गई, ठीक भाई। तो नुकसान क्या था कि आईबी पे सॉरी बीटा पे डिपेंड कर रहा है, बट फायदा क्या हुआ कि जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी थी वो तो खत्म हो गई। इसको अपनी भाषा में लिखोगे कि एडवांटेज का क्या मिल रहा है
तो जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी दैट इज कंट्रोल्ड, वो हमारी जो है वो सही हो गई है। दूसरी चीज जो बीटा वाला काम था अभी वो सही नहीं हुआ है। अब दूसरा आप काम इसमें क्या कर सकते हो कि इसको पूरा अगर एक्सप्रेशन लिखें तो इसमें लिखते हैं 1 + बीटा टाइम्स ICU या ICU। ठीक, अब क्या निकालोगे इसका स्टेबिलिटी फैक्टर। स्टेबिलिटी फैक्टर करने के लिए आईसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। आईसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें 1 इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम बीटा आईबी की वैल्यू रखेंगे तो पूरी वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा बीटा इंटू VCC माइनस VBE माइनस ICRC डिवाइडेड बाई RC प्लस RB प्लस 1 + बीटा टाइम्स ICU। ठीक, चलिए इसको IC ही रखते हैं बाद में बेटा। अब इसको डिफरेंशिएट करो। अब अगर डिफरेंशिएट करेंगे ध्यान से, इधर हो जाएगा 1, इधर बचेगा ये हमारा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बट ये 0 नहीं होगा। यहाँ पे IC के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा माइनस RC अपॉन RC प्लस RB, ये बीटा इंटू माइनस RC अपॉन RC प्लस RB, और इधर हो जाएगा प्लस 1 + बीटा बाई S स्टेबिलिटी फैक्टर। यहाँ से आप S की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसका आप देखेंगे क्या वो 1 + बीटा से कम आ रहा है या 1 + बीटा से ज्यादा आ रहा है। आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या इसका स्टेबिलिटी फैक्टर जो था वो फिक्स बायस सर्किट से बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी है। सिमिलरली अगर हम बात करें, देखो हमारे पास IB ये बन गया था इक्वेशन, ये इक्वेशन बन चुकी थी। दूसरा अगर हम आउटपुट में इक्वेशन लगाएं तो क्या आएगी, यहाँ पे KVL लगा दें, तो यहाँ पे KVL लगाएंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, VCC माइनस IB प्लस IC इंटू RC माइनस VCE इज इक्वल टू 0। भाई IB IC की इक्वेशन बन गई है। सिमिलरली आप लोड लाइन बना सकते हैं, यहाँ पे एक बार IC को 0 करेंगे तो VCE की वैल्यू मिल जाएगी, VCE को 0 करेंगे तो IC की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलर लोड लाइन खींच सकते हैं। बात क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब थोड़ा बहुत काम आपको करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करोगे तो फिर मजा कुछ नहीं आएगी, एक तरफा मोहब्बत से काम नहीं चलती है, ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, ये नोट हो गया। अब देखो अगली चीज, ये तो हो गया कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज अपनी भाषा में लिख लेना, 2-2 लाइनें, कम से कम 2-2 लाइनें लिखी होनी चाहिए, ठीक है ना। सबकी कॉपी पलट के देखना है हमको, ठीक है। 2-2 लाइन कम से कम एडवांटेज में और डिसएडवांटेज में। क्या था, टेम्परेचर डिपेंडेंसी खत्म हो गई थी, बट बीटा डिपेंडेंसी खत्म नहीं हुई थी। एस आप खुद देखोगे। अब आते हैं तीसरे सर्किट पे। तीसरा सर्किट हमारा क्या है, एमीटर बायस सर्किट, या इसी को बोलते हैं सेल्फ बायस सर्किट। ठीक, क्या है हमारा एमीटर बायस सर्किट। एमीटर बायस और सेल्फ बायस क्या होता है सर्किट, किस तरह से बनता है, देखो ध्यान से, इधर इससे बनाते हैं। एमीटर बायस सर्किट में करते क्या है, सिंपल फिक्स बायस सर्किट की तरह ही दिखता है, बस कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर देते हैं। करते क्या है, ये नॉर्मल इस तरह से था फिक्स बायस सर्किट, इस तरह से। अब करेंगे क्या, इसमें जो नीचे था वो एक एक्स्ट्रा रेसिस्टर ऐड कर देते हैं। ये एक्स्ट्रा रेसिस्टर होता है, ये स्टेबिलिटी बढ़ाता है इसकी। किस तरह से बढ़ाएगा अभी अपन खुद देख लेंगे। ये हमारा RC, ये RE और ये RB पूरा अगर बनाए तो इस तरह से ये, ठीक, ये बन जाएगा। फिर से जब डीसी एनालिसिस करेंगे तो ये कैंसल, शॉर्ट सर्किट, ये 0 और वाला शॉर्ट सर्किट। तो इसको अगर अपन साफ करते हैं तो कुछ इस तरह से दिखेगा सर्किट। फिर से ये हमारा हो गया डीसी इक्विवेलेंट सर्किट, ये हो गया हमारा डीसी इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक। अब देखो ध्यान से, ये क्या है, मेरे IB, ये IC और ये हमारे IE, ठीक। अब देखो ध्यान से करेंगे क्या इसमें, इनपुट में केवीएल VCC माइनस IB RB माइनस VBE माइनस IE भी लिख दो, IB प्लस IC, IB प्लस IC इंटू RE इज इक्वल टू 0। ये बन गया, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो करेंगे क्या, यहां से हम IB की वैल्यू निकालते हैं। देखो IB की वैल्यू क्या आएगी, अगर अपन IB की वैल्यू को ध्यान से देखें तो आ जाएगी यहां से VCC माइनस VBE माइनस IC इंटू RE, सही है ना, A इंटू RE अपॉन RB प्लस RE। ये आ गई हमारी IB की वैल्यू। सॉल्व करो, यही निकल के आएगी, ध्यान से देखो, ठीक है ना। थोड़ा तो आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक। ये बात है क्लियर, IB की वैल्यू निकल आई। अब ध्यान से देखो IC की वैल्यू फिर से निकालें। IC की वैल्यू बीटा टाइम्स आएगी
फिर से टेम्परेचर डिपेंड सॉरी बीटा डिपेंडेंसी आ जाएगी। पर टेम्परेचर डिपेंडेंसी क्या आएगी, देखो ध्यान से, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया यानी आईसीयू इंक्रीज करेगा। आप ध्यान से देखो, फटाफट चलते हैं, आईसीयू इंक्रीज करेगा तो आईसी इंक्रीज करेगा, अगर आईसी इंक्रीज करेगा तो ये टर्म इंक्रीज करेगा, और ये टर्म इंक्रीज करेगा तो आईबी डिक्रीज करेगा, यानी आईबी हमारा डिक्रीज करेगा, और आईबी डिक्रीज करेगा तो आईसी फिर से डिक्रीज करेगा, आईसी फिर से डिक्रीज, यहाँ तुमने पढ़ाया, यहाँ से घटा दिया, फिर से कंट्रोल हो गया, फिर से हमारा कंट्रोल हो गया। अगर कंट्रोल हो गया तो हमने शुरू में बढ़ाया फिर घट गया, यानी ओवरऑल टेम्परेचर डिपेंडेंसी खत्म, यानी ये तो फायदा हो गया। बात क्लियर। यहाँ पे नुकसान होगा, फायदा नुकसान सारी लाइन बाय लाइन लिखते रहोगे। नुकसान क्या है, बीटा डिपेंडेंसी, फायदा क्या है, टेम्परेचर की इंडिपेंडेंसी। ठीक, अगली चीज क्या है, स्टेबिलिटी फैक्टर। स्टेबिलिटी फैक्टर आप तो मैंने कैलकुलेट करूँ, खुद करो। स्टेबिलिटी फैक्टर इक्वेशन लिखो, वही वाली, आईसी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आईबी प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स आईसीयू, और कैलकुलेट करो। क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। यहाँ से जो हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर है देखो कितना आएगा, भाई यहाँ से आईवी की वैल्यू उठा के रखो, आईवी की वैल्यू यहाँ पुट करो, और फिर क्या करो, आईसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, एस की वैल्यू निकल आएगी। एस की वैल्यू निकाल लो, फिर देखो वो क्या आ रही है। कुल मिला के यहाँ तक बात क्लियर। तो ये बात हो गई हमारी एमिटर बायस सर्किट की। तो धीरे धीरे जिस तरह से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं उस तरह से अगर हम देखें तो हमारा जो हर सर्किट है वो पिछले वाले सर्किट से कुछ ना कुछ यूजफुल है। बट इसका एक नुकसान और भी है। वो नुकसान क्या है कि जो आर ई है ये काफी लार्ज होता है, इसको हमें लार्ज रखना पड़ता है। अब लार्ज रखते हैं तो होता क्या है कि यहाँ जो एक्चुअल में ड्रॉप हो रहा होता है वो ज्यादा हो जाता है, और अगर ड्रॉप बढ़ जाता है तो एक्चुअल में जो बाहर हमें गेन मिलेगा वो कम हो जाएगा। यहाँ पे जो पोटेंशियल अगर कम हो, ड्रॉप यहीं पर हो गया, यहीं पर उसने खा लिया, तो बाहर क्या बचेगा, कुछ नहीं। तो अगर बाहर कम बचेगा तो जो गेन होगा वो घट जाएगा। तो एक ये भी इसका नुकसान है। इसको भी लिखो अपनी भाषा में कि जब आईसी आर ई के अक्रॉस, हमारा आर ई है, आर ई के अक्रॉस हमारा ड्रॉप ज्यादा होता है तो कुल मिला के जो गेन होता है वो घट जाता है। ये इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है। बात क्लियर। लोड लाइन स्वयं बनाओ। लोड लाइन क्या करोगे, आउटपुट में क्वेश्चन लिखो, VCC, चलो एक लाइन लिख देते हैं, VCC इज इक्वल टू ICRC प्लस VCE प्लस IERE, सॉरी उल्टा कर देंगे, नहीं करेक्ट है, हाँ ठीक, ये बात क्लियर। और ICRC को इधर भेज दो, चलो ये बना लेंगे। अब इसमें आप पुट करो ICRC और VCE की इक्वेशन, सिंपल से वही इक्वेशन जिसे अपन लोड लाइन में अभी तक करते चले आए हैं, सिंपल से वही IE और IC और VCE के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करोगे, उससे कोऑर्डिनेट लिख दोगे, वही लोड लाइन हो जाएगी। ठीक है ना, इसमें बहुत ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है ये। ठीक है ना, तो अपन जल्दी से इसको खत्म करते हैं। एमीटर बायस हो गया। लास्ट हमारा क्या है, वोल्टेज डिवाइडर बायस। वोल्टेज डिवाइडर बायस, जस्ट a minute, let me check the time is, चलो फटाक से इसको 2-3 मिनट में खत्म करते हैं। देखो ध्यान से, वोल्टेज डिवाइडर बायस, वोल्टेज डिवाइडर बायस। वोल्टेज डिवाइडर बायस का सर्किट कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस यूज करते हैं। ठीक, ये वाला आउटपुट हो गया। फिर वही डीसी एनालिसिस करेंगे तो ये 0, ये शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट, बचेगा क्या, जो बच रहा है उसको लिख दो। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये हमारा इसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2, ये हमारा RC, ये हमारा RE, ये V, सॉरी ये कलेक्टर, ये एमिटर, ये बेस। ठीक, अब देखो ध्यान से, अपन करते क्या है, ध्यान से देखो तो यहाँ टोटल वोल्टेज लग रहा था VCC, यानी कुछ ड्रॉप यहाँ पर होगा, कुछ जो बचेगा होगा यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ का वोल्टेज निकालेगा तो निकाल क्या है, सिंपल सा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में क्या होता है, अगर हम इस तरह से R1 लगा हुआ, इस तरह से R2 लगा हुआ, तो यहाँ पर का जो भी पोटेंशियल होता है वो इन दोनों, भाई मान लो यहाँ लगा था VCC और यहाँ था 0, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा उसको किस तरह से लिखेंगे, इसके अक्रॉस वोल्टेज में लिखना है, यानी यहाँ पर इस जगह वोल्टेज क्या होगा, VCC इंटू दिस रेसिस्टेंस R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसको मान लो हम दिखा दे रहे हैं V2 से, इसे दिखा दिया V2 से, तो यहाँ का जो वोल्टेज है क्या है, V2। ठीक, अगर V2 की बात करें तो V2 हमारा क्या है, ठीक भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, मजा भी आया। अब देखो V2 जो है, V2 हमारा जो ड्रॉप हो रहा है, ये वाला जो टोटल पोटेंशियल है वो इस पूरे पोटेंशियल के बराबर होगा, इधर का पोटेंशियल। बात कर रहे हैं ना भाई केवीएल इक्वेशन से, डायरेक्ट कर रहे हैं थोड़ा सा इसको, यानी जो टोटल पोटेंशियल होगा वो इसमें ड्रॉप प्लस इसके ड्रॉप के बराबर होगा, इसके अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल होगा, यानी इसका जो ड्रॉप होगा इज इक्वल टू इसका ड्रॉप प्लस इसका ड्रॉप, यानी V2 इज इक्वल टू VBE
प्लस इसका ड्रॉप क्या होगा आई इंटू आर ई, आई इंटू आर ई। ठीक, यहां से आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से देखो तो वी टू माइनस वी बी ई अपॉन आर ई। बात क्लियर। बट वी नो दैट आई सी इज नियरली कंपेरेबल टू आई ई, क्योंकि आई बी बहुत कम होता है। ठीक, तो यहां से इसी को हम क्या लिख सकते हैं, नियरली कंपेरेबल टू आई सी, यानी आई सी की वैल्यू क्या आ गई, वी टू माइनस वी बी ई बाई आर ई। ठीक, तो ध्यान से देखो जो आईसी आई है ये हमारी बीटा के इंडिपेंडेंट आ रही है। ध्यान से देखो V2 कांस्टेंट, VBE कांस्टेंट एंड RE कांस्टेंट। तो ये पूरा का पूरा जो आईसी आया दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा। अगर बीटा के इंडिपेंडेंट आ गए ट्रांसफर चेंज करने पर भी हमारा आईसी की वैल्यू जो होगी वो चेंज नहीं होगी। एक फायदा हो गया। दूसरा फायदा वही टेम्परेचर डिपेंडेंसी चेक कर लेते हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो आईसीयू इंक्रीज करेगा, आईसीयू इंक्रीज करेगा तो आईसी इंक्रीज करेगा, आईसी इंक्रीज करेगा तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, इधर देखना, इसमें लिखा नहीं हुआ है। अगर आईसी इंक्रीज करेगा तो वीबीई नहीं सॉरी जस्ट अ मिनट, आईसी इंक्रीज करेगा, कुल मिला के वो इक्वेशन आपकी यहां से बन जाएगी। ये जो आउटपुट में इक्वेशन निकालेंगे तो यहां से बन जाएगी। जब आईसी डिक्रीज करेगी तो ओवरऑल आप आउटपुट इक्वेशन लिखेंगे तो कुल मिला के जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आईबी यहाँ पे डिक्रीज करेगी, क्योंकि ओवरऑल जो हमारी आई होगी वो कांस्टेंट होगी यहाँ पर। तो आई बी डिक्रीज कर जाएगा, आई बी डिक्रीज कर जाएगा तो इसकी वजह से फिर से आई सी डिक्रीज कर जाएगा, यानी हमारा आई सी बढ़ा भी और आई सी घटा भी, यानी ओवरऑल जो हमारा स्टेबलाइजेशन है वो एक कांस्टेंट बना रहा है, स्टेबलाइज्ड रहा हमारा पूरा सर्किट। क्या यहाँ तक बात क्लियर? हमारा फिक्स बैच सर्किट, कलेक्टर टू बेस बैच सर्किट, इमर्टर बैच या सेल्फ बैच सर्किट और लास्ट हमारा पोटेंशियल डिवाइडर या वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर यहाँ से आपको आज किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फाइनल चीज, अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दो, ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दो। यार मेहनत पे काम है, लाइक कर देना एक तो, और दूसरी चीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा देना ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिलती है। चलो आज की क्लास में इतना